अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रोल ऑफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इट्स एनवायरनमेंट तक ये पूरा चैप्टर मैं यहाँ तक के इस टॉपिक तक के कंप्लीट करवा चुकी हूँ। कुछ टॉपिक्स इसमें से मिसिंग थे, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। बाकी के यहाँ तक के इस टॉपिक तक के तमाम लेक्चर्स इस चैनल पर अवेलेबल हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना न्यू टॉपिक, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स पहले भी बता चुकी हूँ, कंप्लीट न्यूक्लियस वाले, जिन सेल्स का न्यूक्लियस कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है, जो सेल्स कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं, उनके लिविंग कंटेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स का जो लिविंग कंटेंट है आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वो डिवाइड होता है दो चीज़ों में, एक उसमें न्यूक्लियस होता है और एक उसमें साइटोप्लाज्म होता है। यानी कि कम्प्लीटली डेवलप्ड सेल, एक यूकैरियोटिक सेल इस तरह से होता है कि उसके दो हिस्से होते हैं, अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म फ्लूइड, साइटो सेल का फ्लूइड। ठीक है, दीज टू टुगेदर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस का बार बार बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलकर कंबाइंड जो पूरे सेल का फ्लूइड है वो कहलाता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। ओके, द वर्ड साइटोप्लाज्म लिटरली मीन्स लिविंग जेल ऑफ सेल। जो वर्ड है अपने आप में साइटोप्लाज्म, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सेल का लिविंग जेल। ठीक है, ये जेल लाइक होता है, फ्लूइड लाइक, मतलब कम्प्लीटली इसे लिक्विड नहीं कहेंगे, लेकिन ये सॉलिड भी नहीं होता। जैसे जेली होती है ना, सेमी सॉलिड, ये उस तरह का होता है। इट इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस लाइंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड न्यूक्लियस। ये एक ऐसा लिक्विड या जेल लाइक सब्सटेंस है जो सेल में न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ये पूरा जो है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर होता है और सेल के अंदर होता है। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाला पूरा हिस्सा सेल के अंदर क्या है हमारे पास, कि पूरा हिस्सा हमारे पास है साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is a mixture of organic and inorganic materials. ठीक है, अब आपके साइटोप्लाज्म में मिक्सचर होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक लिविंग मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर हम थोड़ी सी डिटेल्ड डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक मटेरियल वो तमाम चीज़ें होंगी जो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की हुई तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और नॉन लिविंग से हासिल की हुई तमाम चीज़ें इनऑर्गेनिक है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है और वो ये है कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, बेसिकली ऑक्सीजन समटाइम्स बट समटाइम्स मे बी नॉट, बट ऑक्सीजन के अलावा जो दो और मेन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ें हैं कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो वो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो साइटोप्लाज्म जो हमारे पास मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, फिर उसके बाद एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन हैविंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म के ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, ओवरऑल जो आपका साइटोप्लाज्म है वो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्म का जेल है, जो फ्लूइड है वो, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो मिक्सचर है, ये दोनों मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन वही होता है ना जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हो। ये है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व हुए हैं, जिसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स सेट हुए हैं। ठीक है, ये है आपका सॉल्वेंट जो लिक्विड है, फ्लूइड है। ठीक है, और ये है आपके सॉल्यूट्स। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर तमाम फंडामेंटल यानी कि बेसिक यानी कि इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल भाई किस तरह के मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए ज़रूरी हैं? अमाइनो एसिड्स ज़रूरी हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन हमें पता है कि कितना ज़्यादा अहम है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, उसी तरह शुगर, उसी तरह फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पर होते हैं? हमारे आरएनए, डीएनए में, हमारे जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। विटामिन, सॉल्ट्स, डिज़ोल्व्ड गैसेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं?
हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ज़रूरत हमें है ही है, ठीक है। तो हमारे ये कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसकी सूरत में एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिनमें ये तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, द सॉल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोसोल। अब साइटोप्लाज्म का जो सॉल्यूबल पार्ट है वो क्या है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइटोसोल, विच इज़ 90% वाटर, जिसमें 90% सिर्फ पानी है। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ आइंस हैं जो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन होगा आपके साइटोप्लाज्म का, उसमें वो जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा आपका साइटोसोल। उसमें 90% वाटर होगा, बाकी कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी उसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी कि एक हमारे पास हो गया साइटोसोल और एक हो गया हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमसे क्या कह रहे हैं, सच एज स्टार्च पार्टिकल्स इन प्लांट सेल्स। अब एक बात हमने जहन में रखनी है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्च पार्टिकल्स, जैसे कि प्लांट सेल में एग्जांपल आपको दी हुई कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट में लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आएगा स्टार्च पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड है। प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, ठीक है। और अगर हम प्लांट सेल की जगह एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होंगे। जिस तरह स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड है, उसी तरह एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है हमारे पास ग्लाइकोजन। देन हम आगे बात करते हैं, द कोलॉइडल सॉल्यूशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, नॉन विस्कस और जेल विस्कस पार्ट। अब जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट है, वो मे बी सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो या मे बी जेल की फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो नॉन विस्कस होगा, यानी कि थिक नहीं होगा, लेकिन अगर जेल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो विस्कस होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते, आप खुद इमेजिन कर लें कि पानी ज़्यादा गाढ़ा होगा या जेल ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। वही बात हो गई नॉन विस्कस और विस्कस की, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अभी हमने साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, भाई साइटोसोल क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, साइटोसोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वाटर आते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं, आइंस आते हैं, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या आते हैं, तमाम लार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे प्लांट्स में स्टार्च और एनिमल्स में ग्लाइकोजन, ठीक है। साइटोप्लाज्म हमारा हो गया। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनल्स को, ठीक है। दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर बॉडीज़, ठीक है। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होती है। अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर एग्जांपल जगह तय है कि ये इधर प्रेजेंट होगा तो उधर ही प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपके न्यूक्लियस की जगह तय है कि ये सेंटर में होगा तो ये सेंटर में ही होगा। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनकी तरतीब बहुत ज़्यादा जो है परफेक्ट होती है, ठीक है। और ये सेल्यूलर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि सेल की बॉडीज़ होती हैं, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और ये सब अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे न्यूक्लियस का अपना खास फंक्शन होगा। अब न्यूक्लियस कभी भी गोल्गी बॉडीज़ का फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे, राइबोसोम्स कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ऑर्गेनल्स के कुछ नाम है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, लाइसोसोम वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में हम इन तमाम ऑर्गेनल्स को और इनके स्ट्रक्चर को और इनके फंक्शंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात हो रही है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मटीरियल्स। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो किस तरह होता है, ऐसे जैसे हमारे जितने भी वाइटल यानी कि जितने भी अहम, जितने भी इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स हैं, उन इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स का स्टोर हाउस है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तमाम इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स स्टोर हुए हुए हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, तमाम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स स्टोर हुए हुए हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन इन लिवर सेल्स। अगर मैं हमारे लिवर सेल्स की बात करूँ तो हमारे जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो ऐसा ही नहीं कहीं पर भी हमारे हाथ पाँव के सेल्स में नहीं स्टोर होगा, वो स्पेशल हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक जगह है उसके लिवर सेल्स। लिवर सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होगा। और ग्लाइकोजन क्योंकि हमारे स्टोर्ड फूड है, ये हमें एनर्जी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जब जब हमें एनर्जी चाहिए होगी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा और हमें एनर्जी देगा, इसलिए ये हमारे एक इंपॉर्टेंट मटीरियल है, एक वाइटल मटीरियल है, ठीक है। तो ये कहाँ स्टोर होगा, ऑब्वियसली सेल के साइटोप्लाज्म में किसी न किसी ऑर्गेनल में स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइट फॉर
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज, एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। जो हमारा साइटोप्लाज्म है, जो यहीं पर जो है बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मेटाबॉलिक मतलब वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम फंक्शंस हमारे सेल के जो हमें ज़िंदा रखने के लिए, जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब हर कोई प्रोसेस किसी ना किसी पाथवे को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस में कोई ना कोई काम होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोलाइसिस की, अभी आप बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे आप लोग आगे वाले चैप्टर्स में, तो आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, इस तरह से मतलब हमारे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी, अगर मैं अभी इतनी मुश्किल बातें ना भी करूं, अगर हम सिंपल से बात करें रेस्पिरेशन का प्रोसेस, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप काम होगा। अगर मैं बात करूं डाइजेशन का प्रोसेस, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप काम होगा। और स्टेप बाय स्टेप जब कोई चीज़ काम करती है, किसी स्टेप्स को फॉलो करती है, तो वो एक पाथवे बन जाता है। ठीक है, कि इस रास्ते से इसको गुजर के जाना है, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। ठीक है, तो वो बायो में क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, तो ये वो साइट है जहाँ पर तमाम मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे होते हैं, क्योंकि सेल के ऑर्गेनल्स ही डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो सेल के ऑर्गेनल्स में ही डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। और क्योंकि सेल के ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इससे साइटोप्लाज्म ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की साइट है और साइटोप्लाज्म ही हमारे स्टोर हाउस है। साथ साथ ये और क्या करे, सेल की शेप को मेंटेन करे। किस तरह, सारे देखो अब साइटोप्लाज्म के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब ये सेल की शेप को कैसे मेंटेन करे, द साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन, साइटो जहाँ जहाँ सुनो मतलब सेल, सेल का स्केलेटन साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है, नॉट ओनली मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल बट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स। ये ना सिर्फ सेल की शेप को, जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारे स्केलेटन है, वो हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। अगर सिर्फ आप हाथ से स्केलेटन निकाल लो तो मसल्स और गोश्त क्या कर लेंगे, आपका हाथ जो है ऐसे ही नीचे ढह जाएगा सारा। ठीक है, तो आपके हाथ को एक शेप में रखने के लिए आपको स्केलेटन की ज़रूरत है। इसी तरह सेल का स्केलेटन जो है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो जेल लाइक है और इसने सेल को एक शेप में रखा हुआ है। ठीक है, ना सिर्फ इसने सेल को एक शेप में रखा हुआ है, बल्कि ऑर्गेनल्स को अगर यहाँ से वहाँ मूव करना है, या ऑर्गेनल्स कुछ रिलीज़ करें, कुछ सिक्रीट करें, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक के कोई केमिकल, कोई मैसेज कुछ भी ट्रांसफ़र होना है, कुछ भी मूव होना है, कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म से ही होके गुजरेगा और साइटोप्लाज्म उस मूवमेंट में कम्प्लीटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम इन डायग्राम्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। ये है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर जो है आपका सॉल्वेंट है और ये है नीचे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो हो गई बात कोलॉइडल सॉल्यूशन की। सस्पेंडेड पार्टिकल्स के यहाँ पर क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि पार्टिकल्स हैवी होने की वजह से सेल के ऑर्गेनल्स नीचे बैठ चुके हैं, इसलिए सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहला रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको ओवरऑल एक साथ देखेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस ट्रिटबिट में हमें क्या कह रहे हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ टाइप solution which contain टिनी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस सस्पेंडेड इन इट। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसी टाइप है सॉल्यूशन की जिसके अंदर कुछ ऐसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें सस्पेंड हुए होते हैं, यानी कि जो उसके अंदर नीचे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब वो हैवी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली हैवी इन वेट होंगे, हैवी इन वेट होंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे सस्पेंड हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे। ठीक है, उनकी एक तय नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक मैं स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास। इसके बाद साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनल्स हैं, लाइन बाय लाइन हर ऑर्गेनल को डिटेल में हम हर एक लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।